नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। रंग, जात पात, ऊंच नीच, न जाने ऐसे कितने ही दायरे हैं जिनमें उलझकर इंसान दूसरों को बेइज्जत करता है, उन्हें शर्म का एहसास दिलाता है, जबकि खुद अपने अंदर की खामियों के प्रति अपनी आंखें मूंद लेता है, जिस पर हकीकत में उन्हें खुद शर्मानी चाहिए। जिन लोगों को उनकी किसी खामी की वजह से बार बार शर्मसार किया जाता है, वो उस शर्मिंदगी से बचने के लिए, दुनिया वालों को उसका जवाब देने के लिए कभी कभी गलत रास्ता चुन लेते हैं, और कई बार ये रास्ता जुर्म की तरफ ले जाता है। आज की ये कहानी ये सवाल उठाती है कि क्या दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना जरूरी नहीं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाँ, वहाँ देखिए, बोरी में कुछ है। हटिए, हटिए, हटो यहाँ से। चला पाटिवा, खोलो। अल्लाह, इनका फोन क्यों नहीं लग रहा है? आतिफ, जाना बेटा, फटाफट जाके दुकान पे जाके देख तेरे अब्बू क्यों नहीं आए। जा जल्दी जा। एम्बुलेंस बोलो। अब्बू का? अम्मी, अब्बू का कुछ पता नहीं चला। अब वो दुकान पे भी नहीं है। कलीम चाचा ने बोला उन्होंने शाम में ही दुकान बंद करके कहीं चले गए थे। मैंने उनको मस्जिद में भी देख लिया, वो नहीं थे। पाला गली भिंडी बाजार में पतंग और खिलौने की मेरी एक दुकान है। ये मेरा कार्ड है साहब। दिलकश किड्स कॉर्नर। हाँ साहब। बताओ ये सब कैसे हुआ? मांझा और फिरकी का माल भरने के लिए जब मैं अपनी दुकान बंद करके 7 बजे बाहर निकला तो रास्ते में पता नहीं किसी ने मुझे मारना शुरू किया और फिर मार मार कर मुझे गोने में भर दिया साहब। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई तुम्हें मारे? बोरी में भरे 5 किलोमीटर दूर शिवरी फाटे पर फेंक कर आए और इस दौरान तुमने अपने ऊपर हमला करने वालों को देखा तक नहीं? अरे नहीं देखा तो नहीं देखा, ऐसे कैसे किसी का भी नाम ले लूं? सॉरी साहब। ये क्या हो गया आपको? कैसे हो? किसने किया ये सब? साहब, ये मेरी बीवी और ये मेरा बच्चा है। अब्दुल जी, आप पे जानलेवा हमला हुआ है। ये एक अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। हम इसकी इन्वेस्टिगेशन जरूर करेंगे। अब्दुल की दुकान से शिवरी फाटे तक जहां जहां भी सीसीटीवी कैमरा है सबकी फुटेज खंगालो और अब्दुल के मोहल्ले में भी पूछताछ करो। अब्दुल जैसे आदमी पे हमला करने वालों को हमें ढूंढ निकालना है। जी सर। रुकना नहीं, सीधे सीधे पिट के आया है, किसी को पीटा भी? जरा संभल के। मैं भी किसके सामने बोल रहा हूं? वो क्या मारेगा किसी को? अरे इस घर में तो औरतें ही औरतें हैं भरी हुई। बस ये 2 बेटे हैं, एक तो आधा मर्द और दूसरा पानी कम। मुस्टंडा बन के घूमता रहता है, दिन भर खाता रहता है और कुछ करता नहीं है। लड़कियों की फौज लगा रखी है यहाँ पे। बेटा कम से कम बड़ा हो क्या तू तो मर्द बनना, इनके जैसा नहीं। हा? दुश्मनी और अब्दुल की? नहीं साहब, आपके खड़क मोहल्ले में उसके जैसा शरीफ आदमी कोई नहीं है। और आपको तो मालूम है साहब वो कैसा दिखता है। कोई कुछ भी बोले, कितने भी तानाकशी करे, क्या मजाल किसी को वो पलट के जवाब दे। आतिफ,
बेटे जरा मेरे साथ आना, तुझसे कुछ बात करनी है। सर, वो अब्दुल को उठा लाई जाने वाली बाइक के ऑनर का पता चल गया है सीसीटीवी फुटेज से। वो बकाक गली के लड़के हैं। कुछ लेते ना साहब, आपने पतंग उड़ाने के लिए बुलाया क्या? नहीं, तुमसे कुछ पूछना था। क्या? बता बेटे, कितने पैसे दिए थे तुमने मेरी ठुकाई के लिए? 500, 1000 या उससे भी ज्यादा? बोल बोल। क्या? अरे मुझे पता तो चले कि मेरी औकात कितनी है तेरी नजर में। मेरे को नहीं मालूम। आप क्या बात कर रहे हो? लेकिन मुझे मालूम है बेटा, तुमने ही पैसे दिए थे उन छोकरों को। नहीं, मैं क्यों दूंगा? मेरी हाइट कम है, दिमाग नहीं। बोल बोल। सब वो 1000 रुपए मिले थे वो बटले को मारने के लिए। किसने दिए थे? साहब, वो बटले का बेटा है ना आतिफ, उसने दिए थे साहब। आतिफ, क्यों किया तुमने ऐसा? शर्म आती है मुझे। सब मुझे बटले का बेटा बोलने की औलाद बुलाते हैं। मुझे पहचान अच्छी नहीं लगती। मैं अपने 6 महीने की पॉकेट मनी इसीलिए बचा रहा था। मेरे को अब्बा को पिटवा के बुरा नहीं लग रहा। जाना दो साहब, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं। बच्चा है साहब। आतिफ, अभी इनके कहने की वजह से मैं तुम लोगों को छोड़ रहा हूं। आइंदा अगर ऐसी कोई गलती की तो ठीक नहीं होगा। तो जाओ यहां से। चल चल। अब्दुल ने अपने ऊपर चलने वाले जिल्लत के हर तीर को अपनी मुस्कुराहट और अपनी खामोशी की ढाल से रोक लिया था। उसने अपनी सोच को लोगों के तानों से ऊंचा किया था। दुनिया के सामने तो वो डट कर खड़ा था, लेकिन उसके अपने बेटे आतिफ से ये जिल्लत सही नहीं जा रही थी। अपने बाप की तौहीन में लोगों के कहे गए अल्फाज उसके दिल में घर कर गए थे और अपने बाप के लिए नफरत उसके दिमाग में। ये तो सिर्फ एक चिंगारी थी उस आंच की जो आगे चलकर बहुत कुछ राख कर देने वाली थी। क्या कर रहे हैं आप? छोड़े। खबरदार, खबरदार, जो मेरे बेटे को हाथ भी लगाया तो। अरे रुक। लेकिन उसने देखत, मैं अपने बेटे के साथ वो नहीं करना चाहता जो अब्बा ने मेरे साथ किया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन कोई मेरे बेटे को हाथ लगाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझी? हेलो, क्या है? क्यों फोन कर रहे हो मुझे? मैं अभी बात नहीं कर सकती। तुम्हारी अम्मी? कब से? सुबह से। वो उनका फोन भी बंद है। तुम्हारे अब्बा तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? मेरी अम्मी की घर पे किसी को परवाह नहीं है। अब्बा को भी कोई टेंशन नहीं है। अब्बू अभी घर पे नहीं है। आप जाके उनको देखो ना। आ जाएगी बेटे, यहीं कहीं गई होगी। ठीक है, तुम जाओ, हम देखते हैं। सर, आतिफ वही लड़का है जिसने अपने बाप को पिटवाया था और अभी अपने माँ की गायब होने की खबर लेके खुद आया। कहीं अपने बाप अब्दुल को फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा? इसकी बात को वेरीफाई करने के लिए अब्दुल को बुलाते हैं। हम भी बड़ी अम्मी की तरह भाग सकते हैं ना? पर हम भागेंगे क्यों बाजी? हम मर भी तो सकते हैं। अच्छा, तुम्हारी बीवी इससे पहले भी कभी क्या घर में किसी को बताए बिना कहीं गई है? नहीं साहब, कभी नहीं। और साहब जाती भी कहाँ,
उसका यहाँ पर कोई भी नहीं है। यही तो सोचने की बात है अब्दुल। अगर जैसा तुम कह रहे हो वैसा है तो फिर वो गई कहाँ और उसका फ़ोन क्यों स्विच ऑफ? अच्छा, वो घर से पैसे, लत्ते, कपड़े, जेवर वगैरह कुछ लेके निकली? नहीं साहब, कुछ भी लेकर नहीं गई। बाहर पाटिल के पास आप कंप्लेंट लिखा दीजिए, जैसे हमें कुछ पता लगेगा बताएंगे आप। तुम सोई नहीं अब तक? यहाँ क्यों बैठे हो? मैं अम्मी का इंतजार कर रहा हूँ। बड़ी अम्मी के बारे में सोच सोच के हमें भी नींद नहीं आ रही। हम भी तुम्हारे साथ बैठेंगे। वो निकत हाँ भाग गई रहेगी किसी और मर्द के साथ। सर वो तो किसी के साथ भाग नहीं सकती, बिल्कुल सीधी सादी औरत है। जरूर अब्दुल ने ही कुछ किया होगा निकत के साथ। मैं उसे मारूंगा? सवाल ही नहीं होता साहब। वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। लव मैरिज था हमारा। यतीम थी वो, कोई नहीं था उसके आगे पीछे। साहब वो कोई बेचारी नहीं है, वो तो मर्दों को अपनी तरफ खींचने वाली औरत है। उसकी छोटी भाभी खुद हमीदा उससे तंग है। जिस घर में 4 बर्तन होंगे वहाँ तो आवाज़ आएगी। ये औरतें तो चिक चिक करती रहती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे और निखत के बीच में कुछ चल रहा था। साहब मैं कह रही आपको, वो औरत ने एक मुसीबत थी। अल्लाह हर वक्त लिपस्टिक लगाए बैठी रहती थी ताकि मर्दों को लुभा सके। अमीरा, इन पे भी बहुत डोरे डालती थी वो। साहब मेरी 4 बेटियां, अब आप ही बताइए क्या ये असर पड़ता उन पर। अच्छा हुआ चली गई। मुझे भी लगा के दो ना। ए चंडालियों, क्या कर रही हो यहाँ पे? हाँ क्या कर रही हो यहाँ पे? अरे चल। निखत को ढूंढिए, वो ऐसी नहीं है जैसी ये बोल रही है। निखत के गायब हो जाने से अब्दुल की जिंदगी में नए तूफान खड़े हो गए थे। निखत को किसने और क्यों गायब किया था? कोई उससे क्या चाहता था? और अब्दुल की भतीजियां घर छोड़ने और मरने की बात क्यों कर रही थी? निखत के बारे में अब तक मिली जुली राय पुलिस के सामने आई थी, लेकिन एक बात साफ थी कि अब्दुल निखत के बारे में कुछ भी गलत सुनने को तैयार नहीं था। अरे पूरे मोहल्ले में सिर्फ निखत की ही चर्चा हो रही है। अरे मैं तुमसे कह रही हूँ, अरे तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? बस खाते रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई निखत के बारे में लान तान करने की? अरे तुमसे ज्यादा तुम्हारे बच्चों की माँ थी वो, तुमसे ज्यादा ख्याल रखती थी उनका। और तुम होके उसी की इज्जत उछाल रही हो, शर्म नहीं आती? अरे कुछ बोलोगे भी या मुंह पे लखवा मार गया है? अरे खाते रहोगे, कुछ बोलोगे? क्या चिल्लम चिल्ली हो रही है यहाँ पे? मेरे को भी भूख लग रही है, जाके खाना बना। चल। अरे तेरी जोरू सच में भाग गई लेके? नहीं बता के नहीं गई? पड़ोस में देखा कि नहीं? आजू बाजू वाले लोग के दो। हाँ चल के बोल। सर निकत को आखिरी बार राइचूर रोड के बस स्टॉप के पास देखा गया था। उसकी मोबाइल की आखिरी लोकेशन भी यही की है। सर ये मामला किडनैपिंग या गुमशुदगी का नहीं लगता। कहीं ऐसा तो नहीं कि निकत सचमुच अपनी मर्जी से कहीं भाग गई है? देखिए हमने उनके कॉल रिकॉर्ड चेक किए। एक नंबर से हाल फिलहाल में उनकी बहुत बातें हुई। ये नंबर किसी रफीक नाम के आदमी का है। आप किसी रफीक को जानते हैं? नहीं साहब। सर ये रफीक को पिछले कुछ दिनों से किसी ने नहीं देखा है। लगता है कि ये भी भाग गया है। मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर से रफीक का फोटो और एड्रेस मंगाओ और उसे ढूंढ निकालो।
बड़े अब्बू, हमें आपसे कुछ बात करनी है। बड़े अब्बू जाओ, तुम लोग अपनी अम्मा के पास जाओ। ए चंडाल चौकड़ियों, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो चलो अपने कमरे में चलो। सर, रफीक के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि वो लड़कियों का दलाल है। लड़कियों का दलाल? एक दलाल से निकट बात क्यों कर रही थी? उसके फोन नंबर से हमने उसका एड्रेस निकाला, लेकिन अब वो वहां नहीं रहता और उसका फोन भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। सर, ये रही उसकी फोटो। इस रफीक के बारे में पता लगाओ, अपने खबरियों को काम पे लगा दो। निखत का ताल्लुक एक दलाल के साथ सामने आने पर पुलिस ने उसकी तलाश तेज कर दी। ये मेरी अम्मी की फोटो है। ये आपकी वजह से भागी है। मैं तो दुआ करूंगा आपको कुछ हो जाए और मेरी अम्मी वापस आ जाए। सही बोल रहा था तेरा बेटा आसिफ। तेरे जैसे आधे अधूरे मर्द के साथ में पूरे 12 साल गुजार दिए तेरी बीवी ने। ये क्या कम है? तो तेरा बेटा तेरे को लात मार के निकालेगा, एक दिन देख लेना। फजर के नमाज के बाद मदरसे के लिए निकली, इधर से गुजर रही थी तो अब्बा की लाश थी। तुम लोगों के अब्बा जब रात भर घर नहीं आए, तुम्हें फिक्र नहीं हुआ? अब्बा कभी कभी पूरी रात घर नहीं आते थे। हमें लगा कहीं अपने दोस्तों के साथ दारू पीने बैठ गए होंगे। शिरके, सर, लगता है टूटी हुई बोतल से स्टैब करके मारा गया है, लेकिन मर्डर वेपन आसपास कहीं नहीं मिला। पहले अब्दुल की बीवी निखत का गायब होना, अब उसके अब्बा जमील की मौत। क्या कनेक्शन हो सकता है इन दोनों केसेस में? आसपास अच्छे से सर्च करो, शायद कुछ मिले। सर, जमील की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके मुताबिक उसके पेट में कांच के टुकड़े मिले। सारे मोहल्ले में, खास तौर पे इनकी बिल्डिंग के आसपास तलाश करो, इस कत्ल की गुत्थी वहीं सुलझेगी। इसके अलावा खून में अल्कोहल भी मिला। मौत के वक्त को नशे में था। सर, मौत का वक्त सुबह 4 से 5 के बीच का है। इम्तियाज के मुताबिक बच्चियां मदरसे जा रही थी जब उन्हें रास्ते में अपने दादा को मरा हुआ देखा। हो सकता है इन बच्चियों ने कुछ और भी देखा हो, लेकिन डर के मारे बता नहीं रहे। इन बच्चियों से और इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं। हम भाग रहे थे। भाग रहे थे? बेटा क्यों भाग रहे थे? क्योंकि हमारे बारे में कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि लड़कियां हैं। या अल्लाह, रुकिए। ये बोली तो उसको क्या निकटती है। मेरी बच्चियों के दिमाग में पता नहीं क्या क्या जहर भर दिया है, उसी के नक्शे कदम पे चल रही है। साहब, मैं आपको सब बता रही हूँ कि ये सब कुछ अब्दुल भाई ने किया है। अब्दुल भाई ने ही अब्बू को मारा है। आपको ऐसा क्यों लगता है? हर कोई जानता है कि अब्दुल भाई अब्बू से कितनी नफरत करते थे। मेरे ससुर एक खर खोपड़ी के इंसान थे। जब अब्दुल भाई और निखत का निकाह हुआ तो सरेआम उन्होंने अब्दुल भाई के ऊपर पेशाब कर दिया था। मेरे अब्बा का गुस्सा बहुत खराब है, वो हाथ बहुत जल्दी छोड़ते थे और अब्दुल पे तो और भी जल्दी हाथ छोड़ते थे। तेरे कुछ समझ में नहीं आया? हाँ, इतना कुछ बोलने के बाद भी तेरी वही हरकत। एक तो खाता पूरा है लेकिन आधा क्या आधा रह गया। तू समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता, तेरा शर्म नहीं आती तेरे को? अरे मैंने क्या किया, मतलब क्या? एक खड़ा खड़ा। तो तुमने कभी अपने अब्बा को रोकने की कोशिश नहीं की?
घर के सबसे बड़े थे, उनके सामने हम ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं कर पाते थे। रुकना तो बहुत दूर की बात है। पूरी जिंदगी तुम अपने अब्बा के ताने सुनते रहे, मार खाते रहे, एक बार भी अपने अब्बा को पलट के कभी जवाब नहीं दिया। अम्मी की वजह से साहब, एक दिन मेरी अम्मी ने अपने बदन के सारे जख्म मेरे को दिखाए। उन्होंने कहा इस दर्द को कभी भी अपने रूह पर हावी मत होने देना। अगर तुम्हारे अब्बा इतना ही जुल्म करते थे तो तुम उसी घर में उनके साथ क्यों रहते थे? साहब निकत, उसी को सबके साथ में मिल के रहने का बुखार सवार है। साहब कहती है तुम बड़े हो, अगर तुम भी टूट जाओगे तो ये पूरा घर टूट जाएगा। इसीलिए साहब इतने दिनों से सबके ताने सुने, गालियां सुनी, मार खाई। साहब मैं अपने अब्बा का कत्ल कैसे कर सकता हूँ? साहब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन और भी वजह है अब्दुल भाई के पास। मेरे शौहर के साथ साथ मेरे ससुर पे भी डोरे डाला करती थी वो। बकवास कर रही है हमीदा, वो तो मेरे अब्बा ही निकत के पीछे पड़े रहते थे। क्या कर रहे थे आप? मैं तो अब्बा क्या कर रहे हैं आप? शर्म नहीं आती आपको? अब्दुल जो अब तक अपने ऊपर आने वाली हर परेशानी, हर मुसीबत का डट कर मुकाबला कर रहा था, अब निकत के गायब हो जाने से कमजोर पड़ने लगा था। अपने ऊपर कसे हुए तानों को तो उसने बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन निखत पर उठने वाली उंगलियां उसे अंदर से तोड़ रही थी। जमील के कत्ल ने इस केस की पेचीदगियों को और बढ़ा दिया था। आखिर किसने उसे मौत के घाट उतार दिया था, और वो कौन था जो निकत को बंदी बनाकर उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा था? वो चाहता क्या था? ये चल क्या रहा है इस घर में? पहले निखत गायब हुई, फिर 2 दिन बाद जमील की मौत। सर ये मुमकिन है कि जमील और निखत के बीच संबंध हो, जिसके बारे में अब्दुल को पता चल गया, और अपनी हीन भावना में आके उसने अपने बाप जमील को रास्ते से हटा दिया, और फिर बेवफाई के चक्कर में निखत को भी। ऐसा भी तो हो सकता है कि निखत का जमील और रफीक दोनों के साथ संबंध था, और उसने जमील को रास्ते से हटाया और रफीक के साथ भाग गई। तो इस रफीक का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। इन दोनों की, निखत और रफीक की तलाश तेज कर दो, और ये भी जानने की कोशिश करो कि जमील के मौत के और क्या कारण हो सकते हैं। जमील लॉज चलाता था, इसकी लॉज के आसपास पूछताछ करो। सर साहब वैसे जमील तो गरम दिमाग का था, आए दिन किसी न किसी के साथ उसके झगड़े होते ही रहते थे। अभी कुछ रोज पहले एक औरत को लेके बाप बेटे में जम के लड़ाई हुई थी साहब। तेरी हिम्मत कैसे हुई लड़की को आंख उठा के देखने की? आपकी उम्र में और उसकी उम्र में बहुत फर्क है। बुढ़े हो गए हो आप, आपको कबूल नहीं करेगी वो। तेरे को बहुत जवानी चढ़ी है ना? हाँ, तेरी जवानी निकालता हूँ मैं आज। तेरे को मेरे को बताएगा बुढ़ा, मेरे को बोलेगा बुढ़ा, निकाल। वो औरत निखत थी? वो तो पता नहीं साहब। तुम्हारे अब्बा और तुम्हारे बीच किसी औरत को लेकर झगड़ा भी हुआ था क्या? अब्बा मेरे को बेटियां पैदा करने के वास्ते हमेशा ताना मारा करते थे। 2 बेटे हैं, एक तो आधा मर्द और दूसरा पानी कम। लड़कियों की फौज लगा रखी है यहाँ पे। इसलिए बेटा पैदा करने के लिए मेरे को एक निकाह और करना था, लेकिन अब्बा ने भी उसी लड़की के पास में अपना रिश्ता भेज दिया जिससे मेरे को निकाह करना था। कौन थी वो औरत? रुखसाना। लेकिन मेरे और अब्बा के झगड़े के चलते उसके अब्बा ने उसकी शादी कहीं और कर दी। सर ये इम्तियाज झूठ तो नहीं बोल रहा। मुमकिन है कि ये लड़ाई निखत को लेके ही हुई होगी। ये दोनों शायद निखत के पीछे हों। इम्तियाज ने निखत को कोई छुपा दिया और अपने बाप को रास्ते से हटा दिया। जमील की मौत से इम्तियाज को फायदा तो हुआ है। जमील की लॉज और सारा पैसा इम्तियाज के हाथ आ गया, और उसके और निखत के रास्ते का रोड़ा भी साफ हो गया। कहीं ये एक तीर से 2 निशाने तो नहीं? सर निखत का अब तक तो कोई पता नहीं लगा है। इसे इम्तियाज के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और लोकेशन भी चेक करो। सर सुना है निखत के बारे में पुलिस तुझसे पूछताछ कर रही थी। बता निखत कहाँ है? साले दूसरों का बीवियों पर नजर डालता है। साले बदले, आज के बाद दोबारा कभी इस लॉज में नजर आया ना तो तुझे भी अब्बा के पास भेज दूंगा। निकल, और देखता हूँ तुझे तेरी निखत कैसे मिलती है। चल आगे। सर 9 अप्रैल को जिस वक्त जमील का मर्डर हुआ था, इम्तियाज की मोबाइल की लोकेशन उस जगह की नहीं थी।
लेकिन उस दौरान इम्तियाज का मोबाइल कंदेल स्ट्रीट में रेगुलरली एक्टिव था। चल के देखते हैं। अरे अरेस्ट कर लेंगे, अरेस्ट कर। यार अरे साहब एक मिनट सुन लो ना साहब। अरे बाप की रूह परवाज करते ही तेरे भी पर निकला। चल साहब एक मिनट। अगर इम्तियाज नहीं है तो कौन हो सकता है? जमील की मौत के पीछे और निखत की गुमशुदगी के पीछे। निखत से तो हमीदा भी नफरत करती है, लेकिन उसके पास मोटिव नहीं है जमील को मारने। उसके कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन को भी चेक किया, कुछ हाथ नहीं लगा। और ये रफीक की कोई लीड मिली? सर अब तक कुछ नहीं, लेकिन वो हमारे रडार में है। खबर मिली है कि उसे चुन्ना भट्टी एरिया में देखा गया। 2 केसेस हैं, जमील की मौत और निखत की गुमशुदगी। इस रफीक का हाथ आना बहुत जरूरी है। अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करते रहो। जी सर। अनवर क्या हुआ तुझे? क्यों मार रहा है इसे? आतिफ ने मुझे 50 रुपए दिए थे और बोला मुझे मार। तू मेरे बेटे को मारेगा? मेरे बेटे को मारेगा? आतिफ क्या है ये सब? क्यों कर रहा है ये सब? मैं स्कूल नहीं जा सकता, मेरी अम्मी घर पे रही है, सब मेरी बेइज्जती करते हैं और सब आपके वजह से हुआ है। अगर आप आधे बढ़ दिए होते तो अम्मी और दादू का कोई गलत रिश्ता ही नहीं होता। चुप 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 चुप, कुछ भी नहीं है ऐसा, झूठ बोलते हैं सब। आतिफ सर रफीक का पता चल गया है, चुन्ना भट्टी में छुपा है। सर वो रहा। क्या चल रहा था तेरे और निखत के बीच में? साहब माँ कसम किसी को भी पूछो साहब, वो तो अपन की बहन है साहब। बहन? हाँ साहब, वो धंधा करने वाली है और अपन उसके लिए कस्टमर लाता था। वो अब्दुल भी उधर ही मिला था उसको साहब। अब्दुल को वो इतनी पसंद आई, उसने पैसा देकर उसको खरीद लिया। वरना उस बोने से शादी कौन करता? तो तू भाग क्यों रहा था? साहब उनका माठीपुरा में था और वहाँ पर छापा पड़ा था, इसलिए कुछ दिन से अंडरग्राउंड था। तो तूने उसे फिर से धंधे पे तो खड़ा नहीं कर दिया? नहीं साहब, नहीं, कसम खाता है साहब। तो फिर फोन पे क्या बातें होती थी तुम दोनों के बीच? साहब वो खुद धंधे में वापस आना चाहती थी साहब, इस वास्ते वो खुद फोन करती थी। अब्दुल ने निखत को इज्जतदार जिंदगी दी, उससे शादी की, दोनों का बच्चा भी हुआ। फिर एक घर गृहस्थी वाली औरत देह व्यापार के दलदल में वापस क्यों जाना चाहती? और इस जमील की मौत का इन सब से क्या लेना देना हो सकता है? शिरकी, इस रफीक की बातों को वेरीफाई करना होगा, ये सच बोल रहा है या झूठ। इससे पूछताछ जारी रखो। मेरा बेटा आतिफ कल रात से गायब है। कल रात जब मैं 10 बजे सोने गया तो घर पे ही था, लेकिन साहब सुबह उठा तो घर पे नहीं था। मैंने आजू बाजू सब जगह छान मारा, वो कहीं नहीं मिला साहब। आपको किसी पे शक है? जब से उसकी अम्मी निखत गायब हुई है
वो बहुत परेशान रहता है और उसकी चच्ची हमीदा उसे बहुत परेशान करती है साहब। आपको कोई और नहीं मिला तो बिल मुझ पे भरेंगे क्या? साहब, बेटियां पैदा करने पर मुझे बहुत जिल्लत मिली है, लेकिन उसकी भड़ास मैंने सिर्फ बोल के ही निकाली है। तो और कौन पहुंचा सकता है? साहब, अब्दुल भाई। बाप बेटे के बीच में एक दिन भी चैन से नहीं जाता था साहब। अब्दुल भाई ने ही अपने अब्बा को मारा है और अब्दुल भाई ने ही निखत को मारा होगा साहब। और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि अब्दुल भाई ने ही आतिफ के साथ कुछ किया होगा। साहब, अब्दुल भाई जितना जमीन के ऊपर है ना, उतना ही जमीन के नीचे है। ए चंडाल चौकड़ियों, यहाँ क्या देख रही हो? हाँ, पढ़। बच्चों, क्या तुम में से कोई भी जानता है कि तुम्हारा भाई आतिफ कहाँ गया है, क्यों गया है? देखो, घबराओ मत, सच बताओ। मैं मेरे बेटे से बहुत प्यार करता हूँ साहब। वो मेरी जिंदगी है, मेरी पहचान है। उसको नुकसान पहुंचाने का तो मैं सोच भी नहीं सकता, अब्बा को भी नहीं। और निखत मेरी जिंदगी है साहब। उसने मेरे अधूरेपन को पूरा किया है। गुत्थियां उलझती जा रही हैं। निखत का गायब होना, जमील की मौत, और अब ये आतिफ लापता है। सर, एक बात और, जब मैं हमीदा से पूछताछ करने उसके घर गया था तो देखा कि हमीदा बिना मतलब के अपनी बेटियों को डांट रही, और मुझे ऐसे लगा कि उसकी बेटियां भी कुछ छुपा रही। सर, मुझे मामला कुछ सस्पिशियस लगा। शिरके, कांस्टेबल पाटिल को इन बच्चियों पर नजर रखने के लिए बोलो। बेटे चल बेटे चल। मैं क्यों चलूं तुम्हारे साथ? मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। चल, घर पे बात करते हैं। एक मिनट, अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। हमें आपकी बच्चियों से कुछ सवाल पूछने हैं। अब बोलोगी तुम लोग? हम तो अपने भाई की मदद कर रहे थे। तुम लोग आतिफ को उस कमरे में क्यों ले गए थे? तुम्हें उस कमरे के बारे में कैसे पता चला? बोलो, कैसे पहुंचे तुम लोग वहां? हमें जेल नहीं जाना। हम लोग तो आतिफ को उस जगह ले गए थे, इसलिए किसी को कुछ ना पता चले, क्योंकि वहाँ कोई नहीं आता। हमें तो वहाँ वो दादू ले जाते थे। या अल्लाह, तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि आपको और अब्बू को हमारी फिक्र नहीं थी ना, क्योंकि हम लड़के हैं ना। कब से चल रहा था ये सब? 1 महीने से। तुमने तो कहा था कि तुम्हारे अलावा कोई उस कमरे के बारे में नहीं जानता था। फिर वो टूटी हुई बोतल वहां कहां से पहुंची जिससे तुम्हारे दादू का मर्डर हुआ था? वो मैंने वहां छुपाई थी। इधर आ रहे तुम लोग इतनी रात को? हम लोग घर छोड़ के भाग रहे। दादू आपने जो भी हमारे साथ किया है ना, हम लोग वो नहीं सह सकते। आजा, तू मेरा साथ चल। दादू छोड़ो। अरे काम चल। तुम लोग किसी से कुछ मत कहना। चलो 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 चलो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उन्हें मार दिया। बाहर से खामोश और ठीक दिखने वाले इस घर को अंदर ही अंदर कई कमियों ने जकड़ रखा था।
हमीदा ने कभी अपनी बेटियों को सुनने और समझने की कोशिश ही नहीं की, जिसका खामियाजा एक इतने बड़े जुर्म की शक्ल में सामने आया। लेकिन निकत के साथ होने वाले जुर्म की दास्तां अभी खुलनी बाकी थी। सर इसके पूरे कपड़े फटे हुए हैं, पूरी बॉडी पे चोट के निशान हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और आसपास के इलाकों में पूछताछ करो। शायद किसी ने निखत को देखा हो या फिर इस हादसे का कोई चश्मदीद गवाह मिले। जी सर। साहब उधर है वो। साहब इस औरत को इस घर में आते देखा था और एक आदमी भी साथ में था। उस आदमी को 2-4 बार तो यहाँ देखा था साहब। इनमें से है वो आदमी? यही है साहब। झूठ बोलता है। तू तो यहाँ बंद था, फिर तेरे इशारे पे किसने मारा उसे? साहब अप्पू ने नहीं मरवाया उसको। हाँ, ये बात जरूर है कि अपन उसको धंधे में वापस लाना चाहता था और वो धंधे में वापस आना नहीं चाहती थी साहब। कमाठीपुरा में अपन का धंधा चौपट हो गया था साहब, पर अपन को धंधा शुरू करने के लिए लड़कियों की ज़रूरत थी और निखत से अच्छी कोई लड़की हो ही नहीं सकती थी। इसलिए मैंने निखत को मनाया। जब वो नहीं मानी तो मैंने उसको अक्का भिंडी बाजार में बदनाम करने की धमकी दी। क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? तुमको पैसे चाहिए ना? ठीक है, मेरे गहने ले लो, सारे गहने ले लो, लेकिन मुझे दोबारा उस दलदल में मत भेजो। ये सीधी तरह से मान जा, नहीं तो कल सुबह अक्का मोहल्ले के सामने तेरा काला चिट्टा खोल दूंगा मैं। उसके बाद बचाती रहना अपनी इज्जत। जब तेरा बेटा तेरे मुंह पे थूकेगा ना तो खुद ब खुद चल के आएगी अपन के धंधे में। ये रोना बंद कर और कल सुबह 6 बजे रायचौर स्ट्रीट के बस स्टॉप पे मिल मुझे। फिर साहब अपन ने उसको बस स्टॉप पर बुलाया और अपन के साथ चलने को मजबूर किया और वो मान गई। फिर उसको खोली में बंद करके ज़बरदस्ती धंधे में वापस आने के लिए कहा। साहब उसके बाद कसम से अपन को नहीं मालूम वो कब भागी और किसने उसको मारा। क्या मिसाल कायम किया एक भाई होने की। इसे तब तक मारो जब तक सारा सच नहीं उगल देता। साहब बात तो सुनो साहब। सर, निखत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उसकी बॉडी हमें मिलने के 4-5 घंटे पहले ही उसकी मौत हुई। उसके पूरे बॉडी पे टॉर्चर के निशान हैं जो कुछ दिन पुराने हैं, लेकिन उसके घुटने और सर पे लगे जख्म ताज़े और गहरे हैं। सर उसकी मौत भी सर पे वार की वजह से हुई। ऐसे घाव तो मर्डर वेपन मिला? नहीं सर। ये रिक्शा वाला है, निखत से मिला था। कहाँ मिली थी वो तुम्हें? सर वो जंगल के पास कच्चे रास्ते पे, रात के करीब 1-1:30 बजे के आसपास। उसने मेरे से फ़ोन लिया और एक कॉल किया, उसके बाद पता नहीं कहाँ चली गई। शिरके, इनके मोबाइल में चेक करो कि वो कॉल किसे किया गया था। सर ठीक है उसे। सर पहले तुमने उसके घुटनों पर वार किया और जब वो जमीन पे गिर गई तो उसके सर पे मार मार के उसे जान से मार डाला। हाँ साहब, इन्हीं हाथों से मैंने अपने निकट को मार डाला। कुछ दिनों से वो मुझसे छुप छुप के फोन पे किसी से बात करती थी। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता था और जिस दिन वो गायब हुई साहब, उस दिन मैंने उसका पीछा किया और जब मैंने उसे रफ़ीक के साथ देखा तो मुझे बहुत हैरानी हुई साहब। इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछ पाता, उसे पकड़ता, वो दोनों एक रिक्शे में बैठे और भाग गए। मैं उसे मारना नहीं चाहता था साहब, लेकिन वो मुझसे मेरे आतिफ को अलग करना चाहती थी। आपको मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं है? 12 साल में आपके साथ ही और आप फिर भी ये सब कह रहे हैं? ठीक है, अरे आप क्या मुझे छोड़ेंगे? मैं आपको छोड़ती हूँ और मैं अपने बच्चे आतिफ को अपने साथ लेकर जाऊंगी, समझ गए आप? रफीक के साथ जाना चाहती है ना? जा जा, देख ले अपनी हालत, देख ले। उसके बावजूद जाना है तो जा, पर मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा। आपको जो करना कर लीजिए,
लेकिन मैं अपने बच्चे को, मैं अपने आतिफ को साथ में लेकर जाऊंगी। साथ में ले जाएगी? अभी बताता हूँ मैं। और फिर मैंने निखत को मार दिया। अगर तुम उसकी बात सुन लेते ना तो तुम्हें पता चलता कि तुम्हारे यकीन को बचाने के लिए उसने क्या क्या नहीं सहा और कितनी सारी जिंदगियां बर्बाद होने से बच जाती। अपनी खामी की शर्म से उभरने के लिए, अपने आप को दूसरों की नजरों में उठाने के लिए अब्दुल ने नेकत को बाजार से उठाकर अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया। लेकिन शर्म के उसी लावे ने अब्दुल को नेकत की जान लेने पर मजबूर कर दिया। जमील के पास सब कुछ होते हुए भी वो अकेला था। अब्दुल जैसे इंसान को आबाद देखकर उसे खुद पर जिल्लत महसूस हुई और इस अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने अपने ही घर की बच्चियों को निशाना बनाया। आतिफ की शर्म ने उससे अपने ही बाप पर जानलेवा हमला करवाया और फिर अपने आप को सजा देने के लिए वो घर से भाग निकला। खोखली शर्म और जिल्लत के एहसास ने मजबूत रिश्तों को तहस नहस कर दिया। दूसरों की खामियों पर उंगली उठाना, उन्हें शर्म का एहसास दिलाना, उनकी तौहीन करना बहुत आसान है, लेकिन अपनी कमियों को टटोल कर उनसे उबरना भी उतना मुश्किल नहीं है। याद रखिए, जब हम किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो बाकी की 3 उंगलियां हमारी खुद की तरफ भी उठती हैं। अपने किरदार, अपनी शख्सियत को बुलंद करने के लिए ऊंचे कद की जरूरत नहीं होती। ख्यालात ऊंचे होने चाहिए, सोच ऊंची होनी चाहिए। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।